हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिए हैं? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको FW टेलर भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले हम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। टेलर की बात करें तो ही वॉज एन अमेरिकन। ये बंदा अमेरिकन था। इनकी जन्म कब हुई थी? 1856 में, और इनकी डेथ हो गई 1915 में। इस बंदे ने बहुत सारे कारनामे कर दिखाए। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ मशीनिस्ट। ये मशीन पे काम करने वाला व्यक्ति था इन मिडवेल स्टील वर्क्स। यूएसए की कंपनी है मिडवेल स्टील वर्क्स, यानी ये अमेरिकन इंजीनियर का काम करता था, इंजीनियरिंग की कंपनी में काम करता था। आगे चल के ये वहां पे चीफ इंजीनियर बन बैठा। और इस बंदे का ये कहना है, अकॉर्डिंग टू टेलर, थर्ड पॉइंट को देखिएगा, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय साइंटिफिक टेक्निक्स रेदर देन रूल ऑफ थंब एंड ट्रायल एंड एरर अप्रोच। इनका ऐसा मानना है कि हर चीज को ना हमने साइंटिफिक टेक्निक डेवलप करना चाहिए। कोई भी काम करना हो तो इससे हम बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। हमें ट्रायल एंड एरर अप्रोच को अवॉइड करना चाहिए, रूल ऑफ थंब को जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम बड़े पैमाने पे बिजनेस करें। अगर हमें सक्सेस पाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, बिजनेस में कंपटीशन फेस करना है, कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो हमें साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करना बहुत जरूरी है। हिज थ्योरी इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। इनकी जो थ्योरी है, जिसको नाम दिया गया थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें इन्होंने यही बताया कि हमने हमेशा साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करना चाहिए डिसीजन लेते समय। यानी हमने दुक्केबाजी का काम नहीं करना है, ऐसे डिसीजन नहीं लेना है। साइंटिफिकली काम करके सिस्टमेटिकली हमने काम करना है ताकि हम सही समय पे सही डिसीजन ले सके। तो हिज थ्योरी जो है, इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, इसके लिए इसको नाम दिया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इनकी जो टेक्निक्स हैं उसको मैं, पॉइंट नंबर 1 है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी की मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को काम देने से पहले, पहला लाइन पढ़िएगा, बिफोर असाइनिंग द वर्क टू अवेलेबल वर्कफोर्स यानी एम्प्लॉयज। किसी को भी काम देने से पहले वर्क स्टडी को करना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट ने वर्क स्टडी करना। वर्क स्टडी क्या होता है? वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक्स सच एज टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। वर्क स्टडी में 4 चीजें आती है: टाइम, मेथड, मोशन एंड फटीग स्टडी। ये चारों को हम एक एक करके देखेंगे। तो ये ऐसा मानते हैं कि किसी को भी काम देने से पहले ये 4 तरह की चीजें जानना बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले आपको बताया गया टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है? ये टेक्निक है ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। यानी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ऑब्जर्व करो, रिकॉर्ड करो कि एक एक्टिविटी करने में हमें कितना टाइम लग रहा है। तो स्टैंडर्ड टाइम हमें फिक्स करने में आसानी होगी। With the help of time study, the precise time required for each element of work is determined। यानी हर एक्टिविटी को कितना टाइम लगता है, तो हमें सही टाइम डिसाइड करने में आसानी होगी कि ये एक्टिविटी को इतना टाइम लगता है। अकॉर्डिंगली हम फिक्स कर पाएंगे स्टैंडर्ड टाइम कि इतने टाइम के अंदर इतना काम होना ही चाहिए अंडर गिवन कंडीशंस। इट इज यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय। इससे ये हमें पता चलेगा कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट है, यानी कौन सा बराबर काम कर रहा है, कौन सा बराबर काम नहीं कर रहा। तो हमें पता होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय एक दिन में कितने यूनिट्स बना सकता है अगर वो ये स्पीड से काम करता है। तो इससे क्या होगा, हम हमारे जो काम है उसके कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ वर्क को अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम होगा, ताकि हम कंपटीशन फेस कर सके और सस्ता और अच्छा दे सके। तो सबसे पहले टाइम स्टडी करना है कि हर एक्टिविटी को कितना टाइम लगता है। दूसरा है मेथड स्टडी। अब क्या होता है, किसी भी काम को करने के ना कई सारे मेथड्स होते हैं, वेरियस मेथड्स होते हैं, लेकिन इनमें से जो बेस्ट मेथड है वो हमने सिलेक्ट करना है। बेस्ट मेथड उसको माना जाता है ताकि अगर हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ट हो रहा है प्लस कॉस्ट भी हमारा कम लग रहा है तो वो बेस्ट मेथड माना जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से मेथड से काम फटाफट हो रहा है और अच्छे से हो रहा है, ताकि हमारा टाइम, मनी, एफर्ट सब बचना चाहिए। हमें हर तरह के वेस्टेज को अवॉइड करना है। पॉइंट नंबर 3 आप देख सकते हैं, हमें रिड्यूस करना है वेस्टेज ऑफ टाइम, रॉ मटेरियल एंड इंप्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेस।
यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, इसके लिए मेथड, सही मेथड को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कई बार कहीं जाते हो तो दो रास्ते होते हैं, एक बड़ा रास्ता होता है, छोटा रास्ता होता है, तो कौन सा रास्ता सही है, कहाँ से जाना चाहिए, सही मेथड यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मेथड्स फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल, कौन से मेथड से हमने मटेरियल को हैंडल करना है, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एक्सेट्रा। इससे क्या होगा, हम हर तरह के वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं और कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो सही मेथड का यूज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन यानी हम बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं, एम्प्लॉय जब मशीन के साथ काम करता है, मशीन पे काम करता है, तो एम्प्लॉय और मशीन मिलकर जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं मोशन स्टडी। तो एम्प्लॉय के जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं, कोई भी एक्टिविटी, टास्क को कंप्लीट करने के लिए उस मूवमेंट्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। समझाने के लिए सेकेंड पॉइंट पे ध्यान देंगे, इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशंस। फालतू के बॉडी मूवमेंट्स को हमने कम करना है क्योंकि इससे थकान बढ़ती है। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, शादी का माहौल है, रिसेप्शन पे वेटर हाथ में 2 ग्लास लेके आता है, 2 मेहमानों को वो जूस प्रोवाइड करता है, फिर जाता है 2 ग्लास लेके आता है, मेहमानों को 2 मेहमानों को प्रोवाइड करता है। तो हर बार वो 2 ही लोगों को सर्व कर पा रहा है। अब इतने सारे मेहमान बैठे हैं तो भाई तू ट्रे ले ले, एक ट्रे में तू एक साथ 20 ग्लास लेके आ सकता है, 20 लोगों को सर्व कर सकता है इंस्टेड ऑफ सर्विंग 2 पर्संस। तो आपके फालतू के मूवमेंट्स को हम यहां पे कम कर सकते हैं। तो बेस्ट मेथड क्या होगा, हम इसको कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, तो ये मोशन स्टडी का आज की तारीख में बहुत बड़ा रोल है। तो इससे हमारी एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा, यानी एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा, यानी काम जल्दी होगा। फालतू के मूवमेंट्स को हमने अवॉइड करना चाहिए, वो हिसाब से हमने हमारे सीक्वेंस में चेंजेस करना चाहिए और स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क यानी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। फालतू के मूवमेंट्स कम करेंगे तो थकान भी कम होगी और काम भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज फटीग स्टडी। फटीग क्या होता है, जब बंदा फिजिकली और मेंटली टायर्ड होता है, काम करते करते जब बंदा फिजिकली और मेंटली टायर्ड हो जाता है उसको हम बोलते हैं फटीग। अब सवाल यह है कि बंदा थक क्यों जाता है, टायर क्यों जाता है, क्योंकि काम करते समय उसको थोड़ी रेस्ट नहीं मिली। तो बीच बीच में रेस्ट पॉजेस का होना भी बहुत जरूरी है। क्यों बंदा जल्दी थक जाता है, जल्दी अपने काम से उब जाता है, तो सेकंड पॉइंट पड़ेगा, जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कंटिन्यूसली बंदा काम कर रहा है विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स, टारगेट का उसके ऊपर प्रेशर है, प्लस वर्किंग कंडीशंस भी बहुत पुअर है, काम करने का अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है, तो बंदे के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, मेंटल एज वेल एज फिजिकल, तो उससे फटीग कहते हैं। फटीग का मतलब होता है स्ट्रेस, फिजिकल एंड मेंटल। इससे उसकी हेल्थ और एफिशिएंसी पे असर पड़ेगा, बंदा अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो हमने फटीग को कम करने की कोशिश करनी है, इसके लिए फटीग स्टडी का होना बहुत जरूरी है। तो कहाँ कहाँ पे बंदे को पॉस्ट मिलने चाहिए, रेस्ट पॉज मिलेंगे तो बंदा रिचार्ज हो जाएगा, वापस से अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। बंदा थकना नहीं चाहिए, तो बीच बीच में रेस्ट पॉजेस, कई बार टी ब्रेक वगैरह एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, लंच का ब्रेक दिया जाता है ताकि उनको थोड़ा रेस्ट मिल सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, ताकि बंदा हमेशा बेस्ट देते रहे। इसके लिए फटीग स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें हमने स्टडी की कि इसमें वर्क स्टडी में, उसके बाद ही हमने वर्कर्स को काम देना है। पॉइंट नंबर 2, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी अच्छे औजार, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हमारे स्टैंडर्ड होने चाहिए। अगर सही काम करने के औजार होंगे तो काम फटाफट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने गैरेज में कभी गाड़ी रिपेयर करवाई तो देखा रहेगा, कई बार जो लोकल गैरेज वाले होते हैं ना, उनके पास प्रॉपर पकड़ और पाना सही क्वालिटी का नहीं होता है, डैमेज किया हुआ रहता है, घिसा हुआ रहता है, तो कई बार वो स्लिप होता है, नट खराब होते रहता है, प्लस उसको काम करने में भी परेशानी होती है और ज़्यादा टाइम लगता है। तो स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, इससे स्पॉइलेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, वेस्टेज ऑफ मटेरियल को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं और वर्कर थकेंगे भी नहीं। क्योंकि अगर हमारे इक्विपमेंट सही है, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट सही हैं, तो बंदे को ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी, तो उसको फटीग नहीं होगा। फटीग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, इससे उसका क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंप्रूव होगा। पॉइंट नंबर 3, साइंटिफिक टास्क सेटिंग, यानी आज क्या काम करना है वो टास्क डिसाइड करना बहुत जरूरी है। टेलर एम्फेसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क, आज कितना काम करना है,
ये फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और एम्प्लॉयज़ को भी पता होना चाहिए कि आज हमने कितना काम करना है, उसके बाद ही हमें जाने का मौका मिलेगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डूइंग द वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय अपना बेस्ट देगा, वो ज़्यादा काम हम उनसे ले सकते हैं। अगर हम उनका टास्क डिसाइड नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय कितने भी यूनिट्स बना के चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भाई, डेली तुमको 100 यूनिट बना के बाद में ही घर जाना है। आधा घंटा जल्दी हुआ तो आधा घंटा जल्दी चले जाना, लेट हुआ तो लेट जाना, बोल के रखा है पहले ही। तो बंदा कोशिश करेगा टाइम पे अपना काम पूरा करने की। ठीक है दोस्तों, तो बाय यूजिंग दिस टेक्निक एम्प्लॉयज विल कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स गिवन एंड मैनेजमेंट कैन कीप प्रॉपर कंट्रोल ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी एम्प्लॉयज का हम सही इस्तेमाल कर पाएंगे, उनसे हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉयज को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो वी हैव टू सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो प्रोसीजर जो है उनका सिलेक्शन और ट्रेनिंग का वो सही होना चाहिए। इसमें प्री डिटरमाइंड यानी पहले से डिसाइड किए जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको हमने फॉलो करना है, वो भी इम्पार्शियल वे में, यानी किसी प्रकार की पार्शलिटी नहीं करनी है। सिलेक्शन करते समय अगर हम पार्शलिटी करते हैं, किसी अनफिट व्यक्ति को अगर हम कंपनी में रखते हैं तो वो कंपनी को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड अरेंज प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। बंदे को सिलेक्ट करने के बाद हमने उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मोटिवेट करना है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि उनका एफिशिएंसी का लेवल बढ़ सके। पॉइंट नंबर 5 इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, यानी प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन से यहाँ पे अलग किया गया है। यहाँ पे टेलर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्लानिंग करने वाले लोग अलग रहेंगे और सुपरवाइज करने वाले लोग अलग रहेंगे। तो हर वर्कर को 2 तरह के सुपरवाइजर मिलेंगे, 2 सेटअप, एक उनके लिए प्लानिंग करेंगे, दूसरे उनके ऊपर नजर रखेंगे। तो ये 2 तरह के ग्रुप्स उन्होंने बनाया, जिसको उन्होंने डिवाइड किया। 2 तरह के ग्रुप्स इन्होंने बनाया जिसमें टोटल 8 फोरमैन होंगे टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन में 8 लोग होंगे, वो कैसे काम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए। तो प्लानिंग लेवल पे 4 तरह के लोग होंगे। प्लानिंग लेवल पे 4, पहला होगा रूट क्लर्क, ये बताएगा कि काम कैसे मूव होगा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। पहले कौन से मशीन पे काम जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, तो ये रूट डिसाइड करेगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्लर्क, जो रिकॉर्ड करेगा इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द वर्क। कोई भी काम करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो ये डिसाइड करेगा। थर्ड वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये डिसाइड करेगा कि काम करने से कितना काम करने के लिए, कौन सी भी एक्टिविटी करने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितना खर्च आएगा, कितना कॉस्ट लगेगा, ये उसका वर्कआउट करेगा। चौथा है डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेगा, एंश्योर दैट वर्कर्स आर वर्किंग एज पर द फैक्ट्री रूल्स। यानी फैक्ट्री के जो नियम है उसको सब वर्कर्स फॉलो करेंगे, जैसे टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, लेट नहीं आना है, जल्दी नहीं जाना है, काम करना है, काम चोरी नहीं करना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है। तो डिसिप्लिन के लिए अलग व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। अब बी पॉइंट में आपको बताया गया इम्प्लीमेंटेशन लेवल, इसमें 4 लोग हैं। पहला है गैंग बॉस, एक्चुअली गेट द वर्क डन। गैंग बॉस का काम यही है कि वो काम करवा के लेगा। दूसरा है स्पीड बॉस, जो इंश्योर करेगा कि वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी बराबर स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं, जो टाइम पे काम करने को बोला था उतने टाइम के अंदर काम हो रहा है कि नहीं, ये चेक करेगा, सुपरवाइज करेगा, चेक करेगा। थर्ड वन इज रिपेयर बॉस, ये हैंडल करेगा सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। रिपेयर बॉस का काम ही यही है कि कुछ भी रिपेयरिंग का काम है तो वो मेंटेनेंस वगैरह देखेगा ताकि काम स्मूथली चलता रहे, काम रुकना नहीं चाहिए। एंड द लास्ट वन इज इंस्पेक्टर, यह इंश्योर करेगा दैट वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, यानी सब ने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया और वो हिसाब से काम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट कैन डेफिनेटली अचीव द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो पॉइंट है उसमें बताया गया कि 8 जो है फोरमैन का होना बहुत ज़रूरी है। 4 प्लानिंग पे काम करेंगे, 4 इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे। तो हर एम्प्लॉय को 2 तरह के सुपरवाइजर्स वॉच रखेंगे ताकि हम उनसे बेस्ट काम ले सके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। अभी आते हैं ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। अभी हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। डिफरेंशियल यानी अलग अलग, पीस रेट मतलब रेट जो हम वेजेस पे करते हैं ना, कई बार पीस के हिसाब से पेमेंट करते हैं।
तो टेलर क्या कहते हैं कि सबको सेम पेमेंट मत करो, एक स्टैंडर्ड फिक्स करो। फॉर एग्जाम्पल डेली अगर तुम 100 यूनिट बनाते हो तो 5 रुपया पर यूनिट आपको मिलेगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 100 यूनिट बनाया तो डेली तुमको 500 मिलेंगे। कम से कम 100 यूनिट बनाने तभी 500 मिलेंगे। अगर 100 से 1 यूनिट भी कम बनाया तो 5 की जगह 4 रुपया यूनिट मिलेगा। 4 रुपया यानी अगर आपने 90 यूनिट्स बनाए तो 4 रुपए के हिसाब से पेमेंट होगा। इससे क्या होगा, जो सुस्त व्यक्ति है ना वो भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। नहीं भाई 4 रुपए से तो नुकसान हो जाएगा, 5 रुपए से कम मैंने मिनिमम टारगेट तो अटेंड करना है, 100 तो बनाने। और जो एफिशिएंट व्यक्ति है उसको लालच दी जाएगी, अगर तुम 100 से ज्यादा यूनिट बनाते हो तो तुमको हम 6 रुपए से पेमेंट करेंगे। स्टैंडर्ड 5 रुपया है, अगर उससे 100 से कम यूनिट बनाते हो तो 4 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे, और 100 से ज्यादा बनाते हो तो हम आपको 6 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, आलसी हो या एफिशिएंट व्यक्ति हो दोनों अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। पढ़ लेते हैं उसको। रेम्युनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन स्टैंडर्ड आउटपुट। यस, जो एवरेज वर्कर है, जो लो परफॉर्मर है, वो भी स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करे तो हमने वो हिसाब से वेजेस को फिक्स करना है। तो इसके लिए टेलर ने सजेस्ट किया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। हायर रेट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज हु कंप्लीट द वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बराबर है, जो लोग ज्यादा काम कर पा रहे हैं स्टैंडर्ड से उनको ज्यादा रेट दो। इफ एन एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड, यानी अगर बिलो द स्टैंडर्ड कोई एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है तो ही शैल बी गिवन लोअर रेट ऑफ वेजेस। जैसे 4 रुपया मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्टैंडर्ड 5 है, फटाफट काम करते हो, टारगेट्स को अचीव करते हो, ज्यादा काम करते हो तो 6 रुपए से मिलेगा, टारगेट अचीव नहीं करोगे तो 5 रुपए की जगह 4 रुपए से पेमेंट होगा। बराबर है दोस्तों। लास्ट पॉइंट, दिस टेक्निक मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू अटेन हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस, दैट इज रेम्युनरेशन एट हायर रेट। इसमें क्या होगा, गधा हो या घोड़ा हो, गधा हो या घोड़ा हो, दोनों अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की लालच होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने 6 पॉइंट्स कवर किए। क्लियर है दोस्तों। आपके पास मेरे वीडियोस देखने के 3 ऑप्शंस हैं। पहला, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे वीडियोस का लिंक दिया हुआ, आप जिस लिंक पे क्लिक करेंगे वो वीडियो ऑन हो जाएगा। दूसरा, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आई एम ROC सर। वहां पे मैं डेली जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका ट्रेलर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूं। तीसरा, अगर आपको मेरे ज्यादा वीडियोस देखनी है चैप्टर वाइज तो ऊपर लिखा हुआ है, आप जैसे ही मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करेंगे तो होम पेज ओपन होगा। उस पेज पे आपको एक वर्ड दिखेगा प्लेलिस्ट, वहां क्लिक कीजिएगा। चैप्टर वाइज और स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस बने हुए हैं, 11th के, 12th के, OCM के, बिजनेस स्टडीज के, ऐसे कई सारे वीडियोस बने हुए हैं ताकि आपको वीडियोस ढूंढने में तकलीफ ना हो। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।